क्या आपको पता है कि सिर्फ 7 सेकंड में कोई भी व्यक्ति आपके बारे में राय बना लेता है? या फिर हम जितना ज़्यादा किसी चीज़ को नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं, वो उतना ही हमारे दिमाग में घूमती रहती है। हमारा दिमाग जितना जटिल है, उतना ही इसमें कुछ ऐसे पैटर्न छुपे हैं, जिन्हें समझकर आप अपनी लाइफ को और आसान बना सकते हैं। चाहे वो लोगों को प्रभावित करने की कला हो, अपनी आदतों को बदलने का तरीका हो, या फिर खुद को ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने की स्ट्रैटेजी। मनोविज्ञान में ऐसे कई छुपे हुए रहस्य हैं जो आपके काम आ सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको 12 ऐसे शॉकिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट्स बताएंगे जो आपकी लाइफ को आसान बना सकते हैं। ये फैक्ट्स न सिर्फ आपको खुद को बेहतर समझने में मदद करेंगे, बल्कि आपको दूसरों के माइंडसेट को भी डिकोड करने का तरीका सिखाएंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि इनमें से कुछ फैक्ट्स आपकी सोच को पूरी तरह से बदल सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, पहला इंप्रेशन सिर्फ 7 सेकंड में बनता है। स्विंगाल, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो वह आपके बारे में कितनी जल्दी राय बना लेता है? रिसर्च के मुताबिक जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो महज 7 सेकंड के भीतर हमारे दिमाग में उसके बारे में एक धारणा बन जाती है। और ख़ास बात यह है कि यह धारणा इतनी मजबूत होती है कि इसे बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका कारण हमारे दिमाग की कॉग्निटिव बायस प्रक्रिया है। जब हम किसी नए व्यक्ति को देखते हैं तो हमारा दिमाग उसके चेहरे के हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज, आवाज़ के टोन और ड्रेसिंग सेंस के आधार पर उसे जज करने लगता है। ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो हमें यह तय करने में मदद करता है कि सामने वाला व्यक्ति हमारे लिए दोस्ताना है या खतरा। कैसे बनाएं अपना पहला इंप्रेशन प्रभावशाली? अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पहली ही मुलाकात में पसंद करें और आप पर भरोसा करें, तो इन बातों का ध्यान रखें। 1, अपनी बॉडी लैंग्वेज को ओपन और कॉन्फिडेंट रखें। जब आप किसी से मिलते हैं तो सीधे खड़े हों, आंखों में आंखें डालकर बात करें और हल्की सी मुस्कान बनाए रखें। इससे सामने वाले को लगेगा कि आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। 2, हैंडशेक स्ट्रॉन्ग और वार्म होना चाहिए। एक कमज़ोर और ढीला हाथ मिलाना सामने वाले को असहज महसूस करा सकता है, जबकि बहुत ज़्यादा मजबूत हैंडशेक आक्रामक लग सकता है। बैलेंस बनाए रखना ज़रूरी है। 3, अपने कपड़ों और ग्रूमिंग का ध्यान रखें। हम चाहे इसे स्वीकार करें या न करें, लेकिन लोग सबसे पहले हमारी शारीरिक प्रस्तुति, फिजिकल अपीयरेंस को जज करते हैं। इसलिए साफ सुथरे और मौके के हिसाब से सही कपड़े पहनें। 4, आवाज़ की टोन और बोलने का तरीका आकर्षक रखें। एक शांत, मधुर और आत्मविश्वास से भरी आवाज़ सामने वाले पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। बहुत ज़्यादा तेज़ या बहुत धीमी आवाज़ गलत संकेत दे सकती है। 5, सुनने की कला सीखें। जब आप किसी से मिलें तो सिर्फ खुद की बातें करने के बजाय सामने वाले की बातें ध्यान से सुनें। रिसर्च बताती है कि लोग उन लोगों को ज़्यादा पसंद करते हैं जो उनकी बातें सुनते हैं और उन्हें अहमियत देते हैं। पहला इंप्रेशन सिर्फ 7 सेकंड में बनता है, लेकिन इसका प्रभाव लंबे समय तक रहता है। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो न केवल लोग आपको ज़्यादा पसंद करेंगे, बल्कि प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में भी आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाएगी। अब बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। फैक्ट नंबर 2, जब आप किसी चीज़ को जितना ज़्यादा अनदेखा करते हैं, वो उतना ही आपके दिमाग में घूमती रहती है। कंपोनेंट प्लेसमेंट। कभी आपने सोचा है कि जब आप किसी चीज़ को भूलना चाहते हैं तो वह और ज़्यादा क्यों याद आती है? जैसे अगर आपको कहा जाए कि एक गुलाबी हाथी के बारे में मत सोचो, तो आपका दिमाग सबसे पहले उसी के बारे में सोचने लगेगा। यह मनोविज्ञान का एक अनोखा नियम है जिसे आयरॉनिक प्रोसेस थियोरी कहा जाता है। साइकोलॉजिस्ट डैनियल वेगनर के अनुसार जब हम किसी विचार को दबाने की कोशिश करते हैं तो हमारा दिमाग 2 भागों में बंट जाता है। पहला भाग ये सुनिश्चित करता है कि हम उस चीज़ के बारे में न सोचें, जबकि दूसरा भाग लगातार चेक करता रहता है कि कहीं हम गलती से उस चीज़ के बारे में सोच तो नहीं रहे। इस पूरी प्रक्रिया का नतीजा यह होता है कि जिस चीज़ को हम दिमाग से निकालना चाहते हैं वही हमारे दिमाग में और ज़्यादा हावी हो जाती है। यही कारण है कि ब्रेकअप के बाद
कोई व्यक्ति हमें बार बार याद आता है, क्योंकि हम खुद को ज़बरदस्ती समझाने लगते हैं कि हमें उसके बारे में नहीं सोचना। यही कारण है कि जब हम किसी कठिन परीक्षा के पहले खुद से कहते हैं कि मुझे घबराना नहीं चाहिए, तो हमारा दिमाग और ज़्यादा घबराहट महसूस करने लगता है। और यही वजह है कि जब कोई व्यक्ति डाइटिंग कर रहा होता है और ख़ुद से कहता है कि मुझे जंक फूड नहीं खाना चाहिए, तो उसका दिमाग बार बार उसी खाने की तस्वीरें उभारने लगता है। इससे बचने का तरीका यह है कि किसी विचार को दबाने की बजाय उसे धीरे धीरे स्वीकार किया जाए। जब हम किसी चीज़ को भूलने के लिए खुद को मजबूर करते हैं तो दिमाग और ज़्यादा ज़िद्दी हो जाता है। लेकिन अगर हम खुद से कहें कि ठीक है, ये विचार आया, लेकिन मैं इसे ज़्यादा अहमियत नहीं दूंगा, तो धीरे धीरे उसका असर कम होने लगता है। इसके अलावा अगर हम अपने ध्यान को किसी और सकारात्मक चीज़ में लगा दें, जैसे कोई नई हॉबी अपनाएं या किसी और दिलचस्प काम में लग जाएं, तो दिमाग खुद ही उस अनचाही चीज़ को पीछे छोड़ने लगता है। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस भी इसमें मदद कर सकते हैं, क्योंकि जब हम अपने विचारों को सिर्फ एक पर्यवेक्षक की तरह देखने लगते हैं तो वे हमें परेशान करना बंद कर देते हैं। इसलिए अगली बार जब आपको कोई अनचाहा ख्याल परेशान करे तो उसे ज़बरदस्ती हटाने की बजाय उसे देखने और उसे धीरे धीरे कमज़ोर होने देने की कोशिश करें। यह मनोविज्ञान का एक सरल लेकिन बेहद असरदार तरीका है जो आपकी ज़िंदगी को आसान बना सकता है। फैक्ट नंबर 3, लोग आपकी बातों से ज़्यादा आपके हाव भाव और टोन पर ध्यान देते हैं। स्विंग, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब कोई व्यक्ति आपसे बात करता है तो आप सिर्फ उसके शब्दों पर ध्यान नहीं देते, बल्कि उसकी आवाज़ के उतार चढ़ाव, चेहरे के हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज को भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। असल में हमारी बातचीत में शब्दों का प्रभाव जितना हम सोचते हैं उतना बड़ा नहीं होता। रिसर्च बताती है कि किसी भी बातचीत में शब्दों का असर केवल 7% होता है, जबकि 38% प्रभाव आवाज़ के टोन का और 55% प्रभाव बॉडी लैंग्वेज का होता है। यही वजह है कि जब कोई व्यक्ति उदास होते हुए कहता है कि मैं ठीक हूँ, तो हमें उसकी बात पर यकीन नहीं होता, क्योंकि उसकी आवाज़ और हाव भाव कुछ और ही कहानी बयां कर रहे होते हैं। इसी तरह जब कोई व्यक्ति आत्मविश्वास से भरी आवाज़ में बात करता है, तो भले ही वह बहुत गहरी बात न कर रहा हो, लेकिन लोग उसे ज़्यादा प्रभावशाली मानते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग सिर्फ अपने बोलने के तरीके और बॉडी लैंग्वेज से दूसरों को आकर्षित कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग बहुत अच्छी बातें कहने के बावजूद अनसुने रह जाते हैं। अगर आप किसी इंटरव्यू में हैं, तो सिर्फ अपने जवाबों पर ध्यान देना काफ़ी नहीं है। अगर आपकी आवाज़ कांप रही है, आपकी बॉडी लैंग्वेज नर्वस है या आप आई कांटेक्ट नहीं बना रहे, तो सामने वाला आपको आत्मविश्वासी नहीं मानेगा, भले ही आपके शब्द बिल्कुल सही क्यों ना हो। इसी तरह अगर आप किसी को मना कर रहे हैं लेकिन आपका हाव भाव संकोच से भरा हुआ है, तो सामने वाला आपकी ना को गंभीरता से नहीं लेगा। यही नियम रिश्तों और दोस्ती में भी लागू होता है। जब हम किसी अपने से बात करते हैं तो शब्दों से ज़्यादा हम उनकी टोन और बॉडी लैंग्वेज से समझते हैं कि वे सच में क्या महसूस कर रहे हैं। अगर कोई आपसे कहे कि मुझे तुम्हारी बातों से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी आवाज़ में झुंझलाहट और चेहरा गुस्से से भरा हो, तो आप समझ जाएंगे कि उसे सच में फ़र्क पड़ रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो सिर्फ अपनी शब्दावली सुधारने से काम नहीं चलेगा। आपको यह सीखना होगा कि कैसे अपनी टोन और बॉडी लैंग्वेज को सही तरीके से इस्तेमाल करें। आत्मविश्वास से भरी आवाज़, सकारात्मक हाव भाव और खुली बॉडी लैंग्वेज लोगों को आपकी ओर आकर्षित कर सकती है, चाहे आप कोई भी बात कह रहे हों। अगली बार जब आप किसी से बात करें तो अपने शब्दों के साथ साथ अपनी टोन और बॉडी लैंग्वेज पर भी ध्यान दें, क्योंकि लोग वही देखेंगे जो आप कहते नहीं हैं। फैक्ट नंबर 4, किसी से कोई फेवर मांगना उसे आपका और अच्छा दोस्त बना सकता है। स्विंगल, यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन जब आप किसी व्यक्ति से मदद मांगते हैं तो वह व्यक्ति आपके प्रति और अधिक सकारात्मक महसूस करने लगता है। इसे बेन फ्रैंकलिन इफेक्ट कहा जाता है, जो इस विचार पर आधारित है कि जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो हमारा दिमाग ये मानने लगता है कि हम उसे पसंद करते हैं,
क्योंकि हम उसके लिए समय और प्रयास खर्च कर रहे हैं। इसका उदाहरण हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई जगह देखने को मिलता है। अगर आपने कभी किसी सहकर्मी से छोटी सी मदद मांगी हो, जैसे कोई फाइल भेजने के लिए कहना या कोई सुझाव लेना, तो आपने महसूस किया होगा कि अगली बार वह व्यक्ति आपसे और ज़्यादा सहजता से बात करने लगता है। इसी तरह अगर आप किसी से कोई छोटी सी चीज़ उधार मांगते हैं, तो अगली बार वह व्यक्ति आपके साथ और ज़्यादा जुड़ाव महसूस करेगा। इसका सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि यह नियम उन लोगों पर भी लागू होता है जो पहले से ही आपको पसंद नहीं करते। अगर कोई व्यक्ति आपके प्रति ज़्यादा दोस्ताना नहीं है, तो उससे एक छोटा सा फेवर मांगकर आप उसके व्यवहार में बदलाव ला सकते हैं। जब वह आपकी मदद करता है, तो उसका दिमाग ये जस्टिफाई करने लगता है कि उसने आपकी मदद इसलिए की क्योंकि वह आपको पसंद करता है। यही मनोवैज्ञानिक ट्रिक कई राजनेता, सेल्स पर्सन और लीडर्स इस्तेमाल करते हैं। वे दूसरों से छोटी छोटी मदद मांगते हैं ताकि लोग उनके प्रति अधिक सकारात्मक महसूस करें। यह प्रभाव हमारे दिमाग की कॉग्निटिव डिसनेंस प्रक्रिया से जुड़ा है। जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं, तो हमारा दिमाग ये सोचने लगता है कि अगर हमने उनके लिए कुछ किया है, तो ज़रूर हम उन्हें पसंद भी करते होंगे। यही वजह है कि जब हम किसी को बार बार मदद देते हैं, तो हम उनके साथ ज़्यादा भावनात्मक रूप से जुड़ने लगते हैं। तो अगली बार जब आप किसी नए व्यक्ति से जुड़ना चाहें या किसी से बेहतर संबंध बनाना चाहें, तो उसे कोई छोटा सा फेवर करने के लिए कहें। यह न केवल आपके रिश्ते को मजबूत करेगा, बल्कि सामने वाला व्यक्ति भी आपको ज़्यादा पसंद करने लगेगा, बिना ये समझे कि ऐसा क्यों हो रहा है। फैक्ट नंबर 5, ज़्यादा ऑप्शंस होने से हम अच्छा फैसला नहीं ले पाते। ज़रेनिया, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब आपके सामने बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, तो फैसला लेना और भी मुश्किल हो जाता है? ये मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैराडॉक्स ऑफ चॉइस कहलाता है, जिसका मतलब यह है कि जब हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं, तो हम अनिर्णय की स्थिति में फंस जाते हैं और किसी भी एक विकल्प को लेकर संतुष्ट नहीं रह पाते। एक प्रसिद्ध अध्ययन में सुपरमार्केट में 2 तरह के स्टॉल लगाए गए। एक स्टॉल में 24 तरह के जैम थे और दूसरे में सिर्फ 6 तरह के जैम। दिलचस्प बात यह थी कि जहां ज़्यादा लोग 24 जैम वाले स्टॉल पर रुके, वहीं 6 जैम वाले स्टॉल से ज़्यादा खरीदारी हुई। इसका कारण यह था कि जब लोगों के सामने कम विकल्प थे, तो वे बिना ज़्यादा सोचे समझे आसानी से फैसला ले पाए। लेकिन जब ऑप्शंस ज़्यादा हो गए, तो वे उलझ गए और कोई निर्णय नहीं ले पाए। यही प्रभाव हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी देखने को मिलता है। जब हम नेटफ्लिक्स पर कोई मूवी देखने बैठते हैं और सैकड़ों ऑप्शंस के बीच फंस जाते हैं, तो कई बार हम इतनी देर तक सोचते रहते हैं कि आखिर में कुछ भी देखने का मन नहीं करता। जब हमें अलग अलग ब्रांड्स के कपड़े, गैजेट्स या फ़ोन चुनने होते हैं, तो हम सोचते हैं कि कहीं हम गलत चुनाव न कर लें, और इस चिंता में हम किसी भी विकल्प को लेकर पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पाते। इसका असर हमारे रिश्तों और करियर पर भी पड़ता है। जब हमें कई करियर ऑप्शंस दिखते हैं, तो हम बार बार अपने फैसले पर शक करने लगते हैं और सोचते हैं कि क्या हमने सही रास्ता चुना है। इसी तरह जब सोशल मीडिया पर हमें ढेर सारे लोगों की ज़िंदगी परफेक्ट दिखती है, तो हमें लगता है कि हमारे पास भी अनगिनत चॉइसेस होनी चाहिए, जिससे हम हमेशा असंतोष महसूस करते हैं। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम अपनी प्राथमिकताएं पहले से तय कर लें और लिमिटेड ऑप्शंस पर ध्यान दें। जब हम यह मान लेते हैं कि हर विकल्प में कुछ न कुछ कमी होगी, तो हमें ज़्यादा खुशी और संतोष महसूस होता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी फैसले को लेकर दुविधा में हों, तो यह याद रखें कि कम ऑप्शंस होना हमेशा बुरा नहीं होता, बल्कि यह आपकी लाइफ को आसान बना सकता है। फैक्ट नंबर 6, आपकी यादें उतनी सही नहीं होती जितना आप सोचते हैं। अक्सर हम अपनी पुरानी यादों को सच मानकर उन पर पूरी तरह भरोसा कर लेते हैं, लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि हमारी यादें उतनी सटीक नहीं होती जितना हम सोचते हैं। हमारा दिमाग हर बार किसी घटना को याद करते समय उसमें नई जानकारी जोड़ देता है, जिससे वह धीरे धीरे बदलती जाती है। इसी वजह से कभी कभी 2 लोग एक ही घटना को अलग अलग तरह से याद करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग ने उसमें अलग अलग बातें जोड़ दी होती हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण
फॉल्स मेमोरी कहलाता है, जिसमें लोग उन चीज़ों को भी सच मानने लगते हैं जो वास्तव में कभी हुई ही नहीं। मनोवैज्ञानिक एलिजाबेथ लॉफ्टस ने इस पर कई रिसर्च की हैं और उन्होंने दिखाया कि कैसे लोगों की यादों में आसानी से बदलाव किया जा सकता है। एक अध्ययन में उन्होंने लोगों को एक ऐसी घटना के बारे में बताया जो उनकी असल ज़िंदगी में कभी नहीं हुई थी, लेकिन बार बार उसे दोहराने के बाद लोग विश्वास करने लगे कि वह घटना सच में हुई थी। यही कारण है कि कभी कभी हमें लगता है कि हमने अपने बचपन की कोई घटना खुद देखी थी, जबकि असल में वह हमें किसी और ने बताई होती है और हमारा दिमाग उसे अपनी याद समझने लगता है। इसी वजह से कुछ लोग किसी घटना को लेकर पूरी तरह आश्वस्त होते हैं कि उन्होंने उसे सही तरीके से देखा था, लेकिन जब उसकी वीडियो या फोटो सामने आती है तो पता चलता है कि उनकी याद में कई बातें बदली हुई थीं। ये प्रभाव हमारी ज़िंदगी के कई पहलुओं को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, जब दो लोग किसी झगड़े के बाद अपनी अपनी यादों के आधार पर बहस करते हैं तो दोनों को अपनी बात सही लगती है, जबकि सच्चाई कुछ और हो सकती है। कोर्ट में गवाहों की गवाही भी इसी कारण हमेशा भरोसेमंद नहीं मानी जाती, क्योंकि उनकी यादें भी समय के साथ बदल सकती हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हमारी यादों पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता, बल्कि हमें यह समझना चाहिए कि हमारी यादें भी कभी कभी हमें धोखा दे सकती हैं। इसलिए जब आप किसी पुरानी घटना को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हों तो यह मानने के लिए तैयार रहें कि हो सकता है वह घटना ठीक वैसे ना हुई हो जैसा आपको याद है। हमारा दिमाग चीज़ों को इस तरह से संजोता है कि वे हमें सही लगें, लेकिन सच्चाई हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। फैक्ट नंबर 7, आपका मूड आपके आसपास के रंगों से प्रभावित होता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ जगहों पर जाते ही आपको सुकून महसूस होता है, जबकि कुछ जगहें आपको बेचैन कर देती हैं? यह सिर्फ माहौल या सजावट की वजह से नहीं होता, बल्कि इसमें रंगों की भी बड़ी भूमिका होती है। कलर साइकोलॉजी के अनुसार अलग अलग रंग हमारे दिमाग और भावनाओं पर अलग अलग प्रभाव डालते हैं और कंपनियां, ब्रांड्स और आर्किटेक्ट्स इसका पूरा फ़ायदा उठाते हैं। उदाहरण के लिए, नीला और हरा रंग आमतौर पर शांति और स्थिरता का एहसास कराते हैं। यही कारण है कि अस्पतालों, बैंकों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन में नीले रंग का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है ताकि लोग भरोसा और संतुलन महसूस करें। दूसरी ओर, लाल रंग उत्तेजना और जोश को बढ़ाता है, जिससे यह भूख बढ़ाने में भी मदद करता है। इसीलिए फास्ट फूड ब्रांड्स जैसे मैकडॉनल्ड्स, KFC और बर्गर किंग लाल रंग को प्रमुखता से इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको कभी महसूस हो कि आप थकान या तनाव में हैं, तो पीला या नारंगी रंग आपकी ऊर्जा बढ़ा सकते हैं, जबकि बहुत ज़्यादा ग्रे या काले रंगों से घिरा रहना आपको उदासी और सुस्ती में डाल सकता है। होटल और रेस्टोरेंट अक्सर हल्के गर्म रंगों का इस्तेमाल करते हैं ताकि ग्राहक वहां ज़्यादा देर तक रुकें और आराम महसूस करें। वहीं ऑफिस स्पेस में हल्के नीले और हरे रंग का इस्तेमाल कर्मचारियों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए किया जाता है। रंगों का असर इतना गहरा होता है कि मनोवैज्ञानिक थेरेपी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्रोमोथेरेपी नाम की एक थेरेपी में अलग अलग रंगों की रोशनी से व्यक्ति के मूड और मानसिक स्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है। कुछ रिसर्च यह भी बताती हैं कि जेलों में कैदियों को शांत करने के लिए हल्के गुलाबी रंग का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह आक्रामकता को कम कर सकता है। अगर आप अपने मूड को बेहतर करना चाहते हैं तो अपने आसपास के रंगों पर ध्यान दें। अगर आपका कमरा या वर्क स्पेस बहुत उदास और बेजान लगता है तो उसमें कुछ हल्के ऊर्जावान रंग जोड़ें। अपने कपड़ों, वॉलपेपर, लाइटिंग या डेकोर में सही रंगों का चुनाव करके आप अपने मूड और एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं। अगली बार जब आप किसी जगह पर जाएं और अचानक आपको अच्छा या अजीब महसूस हो तो गौर कीजिए, शायद वहाँ के रंग ही इसकी वजह हों। फैक्ट नंबर 8, लोग आपकी आदतों और व्यवहार की नकल करने लगते हैं, चाहे उन्हें इसका एहसास हो या नहीं। स्विंग, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं
तो धीरे धीरे आप उनकी बोलने की शैली, हाव भाव या यहाँ तक कि उनकी पसंद नापसंद भी अपनाने लगते हैं। यह मिररिंग इफेक्ट कहलाता है, जो एक अचेतन प्रक्रिया है जिसमें लोग अपने आसपास के लोगों के हाव भाव, बोलने के तरीके और आदतों की नकल करने लगते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि हमारा दिमाग दूसरों से जुड़ने और सामाजिक रूप से स्वीकार किए जाने के लिए इस प्रक्रिया को अपनाता है। जब हम किसी की बॉडी लैंग्वेज, शब्दों या व्यवहार की नकल करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को हमसे ज़्यादा जुड़ाव महसूस होने लगता है। यही कारण है कि अच्छे दोस्त अक्सर एक जैसी बातें करने लगते हैं, कपड़े पहनने की शैली मिलती जुलती हो जाती है और यहाँ तक कि उनके हंसने का तरीका भी एक जैसा लगने लगता है। मनोवैज्ञानिक रिसर्च के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी और की नकल करता है तो सामने वाला उसे ज़्यादा पसंद करने लगता है, क्योंकि यह संकेत देता है कि वे दोनों एक ही तरह के हैं। इसीलिए सेल्स पर्सन और प्रभावशाली लोग जानबूझकर अपने क्लाइंट्स या दर्शकों की भाषा, हाव भाव और बोलने के अंदाज की नकल करते हैं ताकि वे उनसे बेहतर जुड़ सकें। मिररिंग सिर्फ दोस्ती या बिजनेस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि रिश्तों में भी इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। जब दो लोग एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं तो वे अनजाने में एक दूसरे की छोटी छोटी आदतें अपना लेते हैं। अगर कोई कपल लंबे समय तक साथ रहता है तो उनकी बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशंस तक मिलते जुलते नजर आने लगते हैं। इस मनोवैज्ञानिक प्रभाव को समझकर आप इसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप किसी के साथ जल्दी कनेक्ट होना चाहते हैं या उन्हें अपनी बात से सहमत करना चाहते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज, बोलने की गति और हाव भाव को हल्का सा कॉपी करें। लेकिन ध्यान रहे, ये इतना स्वाभाविक होना चाहिए कि सामने वाले को लगे ही नहीं कि आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। जब यह सही तरीके से किया जाता है तो लोग आपको ज़्यादा पसंद करने लगते हैं और आपसे जल्दी घुल मिल जाते हैं। अगली बार जब आप किसी नए व्यक्ति से मिलें तो देखें कि क्या वे आपकी नकल कर रहे हैं। अगर हाँ, तो इसका मतलब है कि वे आपके साथ सहज महसूस कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 9, आपका दिमाग भविष्य की बजाय अतीत पर ज़्यादा ध्यान देता है, इसलिए आप बदलाव से डरते हैं। स्विंगल, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब भी आपको कोई बड़ा फैसला लेना होता है या ज़िंदगी में बदलाव लाने की बात आती है तो आपका दिमाग आपको पीछे खींचने लगता है? इसका कारण यह है कि हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से अतीत के अनुभवों पर ज़्यादा फोकस करता है और अनिश्चित भविष्य से डरता है। इसे स्टेटस क्वो बायस कहा जाता है, जो बताता है कि हम बदलाव से बचने की प्रवृत्ति रखते हैं, भले ही वह बदलाव हमारे लिए फ़ायदेमंद ही क्यों न हो। ये इसीलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा सुरक्षा और स्थिरता को प्राथमिकता देता है। जब भी हमें कोई नया अवसर मिलता है, चाहे वह नई नौकरी हो, किसी नए शहर में जाने का मौका हो या कोई नई आदत अपनाने की ज़रूरत हो, तो हमारा दिमाग तुरंत पिछले अनुभवों को याद करने लगता है और सोचता है कि क्या होगा अगर यह गलत फैसला साबित हुआ। यही डर हमें नए मौके अपनाने से रोकता है, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा उन चीज़ों को चुनना पसंद करता है जो उसे जानी पहचानी लगती है। इसका प्रभाव हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई जगह देखने को मिलता है। बहुत से लोग ऐसी नौकरियों में फंसे रहते हैं जो उन्हें पसंद नहीं होती, लेकिन फिर भी वे बदलाव नहीं करते, क्योंकि उनका दिमाग कहता है कि जो है कम से कम वह तो पक्का है, नया क्या होगा पता नहीं। इसी तरह कुछ लोग खराब रिश्तों में बने रहते हैं सिर्फ इसलिए कि उन्हें डर होता है कि नया रिश्ता या अकेले रहना कैसा होगा। स्टेटस क्वो बायस को तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने डर को पहचानें और ख़ुद से यह सवाल पूछें, क्या मैं यह फ़ैसला इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि यह वाकई गलत है, या सिर्फ इसलिए कि मैं बदलाव से डर रहा हूँ। जब हम इस बात को समझ जाते हैं कि हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से अतीत की ओर झुकाव रखता है और बदलाव से बचता है, तो हम ज़्यादा तार्किक फ़ैसले लेने लगते हैं। अगली बार जब आपको कोई नया मौका मिले और आपका दिमाग आपको यह सोचने पर मजबूर करे कि अभी जैसा चल रहा है वही ठीक है, तो रुक कर सोचिए, क्या यह सच में ठीक है या सिर्फ आपकी आदत और डर आपको पीछे रोक रहे हैं। शायद आपको एहसास हो कि असली रुकावट बाहरी नहीं बल्कि आपके दिमाग के अंदर ही है। फैक्ट नंबर 10, आपका दिमाग नकारात्मक चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देता है,
इसलिए आप छोटी छोटी परेशानियों को बड़ा मान लेते हैं। स्विंग, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आपका दिन अच्छा बीतता है लेकिन बीच में कोई एक बुरी चीज़ हो जाती है तो आप बाकी दिन को भूलकर सिर्फ उसी बुरी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं? यह नेगेटिविटी बायास कहलाता है, जिसका मतलब है कि हमारा दिमाग नकारात्मक अनुभवों को सकारात्मक अनुभवों की तुलना में ज़्यादा जल्दी पकड़ता है और लंबे समय तक याद रखता है। यही कारण है कि हमें कोई बुरी बात, आलोचना या असफलता अच्छी बातों की तुलना में ज़्यादा असरदार लगती है। इसका कारण यह है कि हमारे पूर्वजों के लिए नकारात्मक चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी था। जब वे जंगलों में रहते थे तो उनके लिए किसी खतरे को पहचानना और उससे बचना ज़रूरी था। यही प्रवृत्ति आज भी हमारे दिमाग में बनी हुई है। भले ही आज हमें शेर भालू से खतरा ना हो, लेकिन हमारा दिमाग अब छोटी छोटी समस्याओं को भी बड़े खतरों की तरह देखने लगता है। अगर कोई हमें एक बार बुरा बोल दे तो हमारा ध्यान उसी पर अटक जाता है, भले ही उससे पहले 10 लोगों ने हमारी तारीफ की हो। नेगेटिविटी बायस का असर हमारे आत्मविश्वास और मानसिक शांति पर भी पड़ता है। जब हम कोई गलती करते हैं तो हम उसे हफ्तों तक याद रखते हैं, लेकिन जब हम कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करते हैं तो हम उसे कुछ ही दिनों में भूल जाते हैं। सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल्स भी इसी मनोविज्ञान का फ़ायदा उठाते हैं। वे नकारात्मक खबरों को ज़्यादा दिखाते हैं क्योंकि हमारा दिमाग उन्हीं पर ज़्यादा प्रतिक्रिया देता है। इससे बचने के लिए हमें अपने सोचने के तरीके को बदलना होगा। जब भी आपको कोई नकारात्मक चीज़ ज़्यादा परेशान करे तो ये सोचें कि क्या आपने दिन में कोई अच्छी चीज़ भी अनुभव की थी। खुद को यह याद दिलाना ज़रूरी है कि हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से नकारात्मक चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो देता है, लेकिन हमें खुद इसे संतुलित करना होगा। जब आप अपने ध्यान को सकारात्मक अनुभवों की ओर मोड़ना शुरू करते हैं तो आपका दिमाग धीरे धीरे नेगेटिविटी बायस से बाहर निकलने लगता है और आप अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा संतुलित और खुशहाल तरीके से देखने लगते हैं। फैक्ट नंबर 11, जब आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं तो सफलता मिलने की संभावना कम हो जाती है। ज़रेनिया, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब आप किसी चीज़ को पाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं तो वह और भी दूर चली जाती है? चाहे वह प्यार हो, पैसा हो या कोई और लक्ष्य। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा ज़ोर लगाते हैं तो कई बार चीज़ें उल्टी दिशा में जाने लगती हैं। इसे द पैराडॉक्स ऑफ एफर्ट कहा जाता है। यानी जब आप किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस करने लगते हैं तो आपका दिमाग दबाव में आ जाता है और आपके प्रदर्शन पर नकारात्मक असर पड़ने लगता है। इसका एक बढ़िया उदाहरण खेलों और एथलीट्स में देखने को मिलता है। जब कोई खिलाड़ी अपने प्रदर्शन को लेकर बहुत ज़्यादा तनाव में आ जाता है और ख़ुद पर ज़रूरत से ज़्यादा दबाव डालने लगता है तो उसकी परफॉर्मेंस बिगड़ने लगती है। इसी तरह जब कोई व्यक्ति किसी को आकर्षित करने की बहुत कोशिश करता है तो सामने वाला व्यक्ति उसकी हताशा को महसूस कर सकता है और दूर होने लगता है। यह सिद्धांत रिश्तों, करियर और यहाँ तक कि क्रिएटिव कामों पर भी लागू होता है। कारण यह है कि जब आप ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं तो आपका दिमाग स्वाभाविक रूप से नहीं सोचता। वह ओवरथिंकिंग और चिंता में फंस जाता है, जिससे आपकी नेचुरल प्रतिभा और आत्मविश्वास कम होने लगता है। जब हम बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं तो हम छोटी छोटी गलतियों पर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, जिससे हमारा प्रदर्शन और भी ख़राब हो जाता है। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपनी मेहनत और मानसिक शांति के बीच संतुलन बनाएं। सफलता पाने के लिए प्रयास करना ज़रूरी है, लेकिन जब आप किसी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा मजबूती से पकड़ने लगते हैं तो वह फिसलने लगती है। आत्मविश्वास और धैर्य बनाए रखना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि मेहनत करना। जब आप चीज़ों को स्वाभाविक रूप से होने देते हैं और ख़ुद को थोड़ा रिलैक्स करने की अनुमति देते हैं तो सफलता मिलने की संभावना और भी बढ़ जाती है। फैक्ट नंबर 12, आपका दिमाग खुश रहने की बजाय हमेशा ज़्यादा पाने की तलाश में रहता है, इसलिए संतोष पाना मुश्किल होता है। स्विंग, क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी आप कोई बड़ा लक्ष्य हासिल कर लेते हैं, चाहे वह नई नौकरी हो, ज़्यादा पैसा कमाना हो या कोई और उपलब्धि, तो खुशी कुछ ही समय तक रहती है और फिर आपका दिमाग अगले लक्ष्य की ओर भागने लगता है। इसका कारण
हेडोनिक एडेप्शन है, जिसका मतलब है कि हमारा दिमाग किसी भी चीज़ की खुशी या दुख को लंबे समय तक महसूस नहीं कर सकता। जब हम कोई नई चीज़ हासिल करते हैं तो वह शुरू में हमें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कुछ समय बाद हम उसके आदी हो जाते हैं और फिर कुछ और नया पाने की चाहत में लग जाते हैं। यही वजह है कि लोग सोचते हैं कि अगर उन्हें ज़्यादा पैसा मिल जाए, बड़ी गाड़ी ले लें या किसी ख़ास चीज़ को पा लें तो वे हमेशा खुश रहेंगे। लेकिन जब वे उसे हासिल कर लेते हैं तो कुछ दिनों या महीनों में वही चीज़ सामान्य लगने लगती है और वे किसी और चीज़ की चाहत में लग जाते हैं। यह चक्र कभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने और ज़्यादा पाने के लिए बना है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण लॉटरी जीतने वाले लोग हैं। रिसर्च से पता चला है कि लॉटरी जीतने के बाद लोग कुछ समय तक बहुत खुश रहते हैं, लेकिन कुछ महीनों या सालों बाद उनकी खुशी उसी स्तर पर लौट आती है जहां वे पहले थे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका दिमाग उस नई स्थिति का आदी हो जाता है और उन्हें पहले जितनी खुशी महसूस नहीं होती। इससे बचने का तरीका यह है कि आप संतोष और कृतज्ञता को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। अगर आप हर बार किसी नई चीज़ की चाह में लगे रहेंगे तो आप कभी पूरी तरह संतुष्ट महसूस नहीं करेंगे। इसका मतलब यह नहीं कि आपको नए लक्ष्य नहीं बनाने चाहिए, बल्कि आपको यह समझना चाहिए कि खुशी बाहरी चीज़ों से ज़्यादा आपके नज़रिए पर निर्भर करती है। जब आप इस मनोवैज्ञानिक तथ्य को समझ लेते हैं तो आप अनावश्यक दौड़ से बाहर निकल सकते हैं और अपने वर्तमान को ज़्यादा गहराई से जी सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने ऐसे 12 शॉकिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के बारे में जाना जो हमारे सोचने, महसूस करने और फैसले लेने के तरीके को प्रभावित करते हैं बिना हमें एहसास कराए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हमारा दिमाग हमेशा कुछ नया पाने की तलाश में रहता है, क्यों ज़्यादा मेहनत करने से चीज़ें उलटी हो सकती हैं और क्यों हम नकारात्मक चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। इन मनोवैज्ञानिक तथ्यों को जानना सिर्फ जानकारी हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि इन्हें अपनी ज़िंदगी में लागू करने के लिए भी ज़रूरी है। जब आप समझ जाते हैं कि आपका दिमाग कैसे काम करता है तो आप बेहतर फैसले ले सकते हैं, अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं और जीवन में ज़्यादा संतुलन और खुशी पा सकते हैं। अब अगली बार जब आपको लगे कि आप किसी बदलाव से डर रहे हैं या किसी नकारात्मक अनुभव को ज़रूरत से ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, तो खुद को याद दिलाएं कि यह सिर्फ आपके दिमाग का एक पैटर्न है और आप इसे बदल सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और रोचक और जीवन बदलने वाले वीडियो के लिए जुड़े रहें। अब अपने दिमाग को समझें, खुद को बेहतर बनाएं और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं।